किसी ने क्या खूब कहा है कि मिल जाएं खुशियां तो मुस्कुराइए, मुश्किलें आए तो तजुर्बा लेते जाइए। बेवजह कुछ भी नहीं होता है ज़िंदगी के इस सफ़र में। हर परिस्थिति से कुछ सीख कर वक्त के साथ आगे बढ़ते जाइए। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल जनहित में जारी बाई आदित्य पर। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अभी नए नवेले आईएएस ऑफिसर बने हुए हैं। ये एक ऐसी पारिवारिक संरचना से आते हैं जहाँ पर इन्हीं के घर में पहले से दो दो आईएएस ऑफिसर इसी सर्विस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नाम इन साहब का ओम शुक्ला है और लखनऊ के रहने वाले हैं। तो आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। इस बातचीत के दौरान हम इनकी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें रहीं और कैसे हुआ, इन सब पर बात करेंगे। बातचीत से आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए आनंद लिया जाए। बहुत स्वागत है हमारे चैनल जनहित में जारी बाई आदित्य पर ओम साहब। तो सफ़र लंबा है, बातचीत होगी। जैसा कि हमने प्रस्तावना में बात की, आपके भाई बहन हैं दोनों उसी सर्विस में। जी इस समय कहाँ पर पोस्टेड है? जी मेरी सिस्टर इस समय डेप्यूटी डायरेक्टर हैं इन दी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, अच्छा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्फी में। और मेरे भैया इस समय डेप्यूटी डायरेक्टर के पोस्ट पे हैं इन दी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। और इस समय वो दोनों ही मतलब न्यू दिल्ली में ही हैं। दोनों लोग? तो आपका आना जाना तो बराबर लगा हुआ होगा उधर? जी जी। अच्छा, 2015 में दीदी का हुआ और फिर भैया का हुआ था आपके 2018 में हुआ। अच्छा, टारगेट वहीं से सेट हुआ कि अब मतलब बात ऐसी थी कि अब जब दीदी का हुआ था 2015 में, मतलब 2016 बैच उनका है, तो मेरा 2016 में मतलब 2015 में उस समय मैं 12th कर रहा था, तो मेरा क्लास 12 2015 में? हाँ 2015 में। तो 2015 में जब क्लास 12th में इतना तो आगे का सोचते हैं नहीं, कि पता रहता है कि साइंस बैकग्राउंड से है तो आगे मतलब बीटेक या बीएससी कुछ साइंस के ही करना है स्ट्रीम। तो फॉर्चुनेटली उस साल दीदी का मतलब सिलेक्शन हो गया था। उसके पहले हमारे मतलब दीदी ने स्टैटिस्टिक्स की ही शुरुआत किया था घर में। अच्छा। और फिर दीदी के बाद भैया ने भी स्टैटिस्टिक्स को प्रेफरेंस लिया, क्योंकि दीदी के थ्रू उनको भी भैया को पता चला, फिर भैया उसी में। हाँ, तो मतलब ऐसा था कि जब दीदी का हो गया 2016 में, तो थोड़ा सा ये और क्लियर हो गया कि अब इसी में जाना है। एक राह जैसे दीदी ने खोल दिया, तो पता था कि एक सीम में बीएससी स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं। अच्छा। और फिर उसी के लिए फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपना बीएससी में 2016 में एडमिशन ले लिया। आपको ये नहीं लगता कि जैसे कि आपके भाई बहन हैं उसी सर्विस में, तो एक माइंडसेट तय कर दिया गया कि आईएएस ऑफिसर ही बनना है, आपको ये कभी नहीं लगा कि भैया दीदी हैं हमारे, चलो ठीक है, हम थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़ा यूपीएससी जाते हैं, उसको मारते हैं, ट्राई करते हैं? उस तरह से कभी सोचा कि हम आईएएस बनते हैं या फिर उसके एग्ज़ाम देते हैं? इस तरह से कभी सोचा? मतलब मैं आपको सच बताऊं तो वो ना पहले मेरे दिमाग में कभी था, ना आज भी है, आज भी नहीं है ना। एक देखिए, एक सब्जेक्ट से प्यार होता है ना, एक सब्जेक्ट से लगाव होता है, तो वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते पढ़ते एक वो हो गया। फिर मैं पीएचडी भी ज्वाइन, आगे उस बात पे आएंगे ही अभी। तो फिर मैंने बस ये सोचा था कि जो भी करना है मुझे अब आगे, मुझे इस सब्जेक्ट को लेके चलना है और इस सब्जेक्ट में ही करना है। अगर अभी नहीं, आगे अगर मेरा मन बनेगा भी कि यूपीएससी ट्राई करना है, तो ऑप्शनल पे तो मैं स्टैटिस्टिक्स ही रखूंगा। इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया कि अगर वो करते तो आप ऑप्शनल इसको ले सकते थे। फिर ग्रेजुएशन के बाद क्या, कहाँ पे कैसे आगे बढ़ी चीज़ें? फिर ग्रेजुएशन के बाद हमने मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरा मतलब हुआ था, जैम में नहीं हुआ था। और बीएचयू जैम के लिए कहीं कोचिंग की थी? नहीं, कोचिंग मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमएससी जब एडमिशन मेरा पूरा हो गया था और कोर्स शुरू हो गया था, तो फिर मैंने एमएससी अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने कोचिंग, जो नीरज अवस्थी सर की कोचिंग है यहाँ पे लखनऊ में आईएसएस की। अच्छा। तो वो अपने मेरे घर वालों ने मतलब बेसिकली ऐसा बोला था, मैं तो नहीं चाह रहा था, मैं आपको देखिए बताऊं उस समय, क्योंकि एक वो जोन जो चल रहा था कि अभी टाइम है, कर लेंगे, लास्ट में एक साल बचेगा। तो लेकिन फिर घर वालों ने ना, फादर ने बोला कि नहीं, और दीदी ने भी खास तौर से बोला कि जितना जल्दी कर लो उतना, अभी जितना प्रेशर ले लोगे, चीजें मैनेज कर लोगे, एमएससी भी और कोचिंग भी, तो आगे वो तुमको एक टाइम गैप मिल जाएगा सेल्फ प्रिपरेशन करने का। उनकी बात सही भी थी। दीदी ने ही सबसे ज्यादा पिंच किया था कि कोचिंग कर लो, और भैया का भी था। जब उन्होंने कोचिंग नहीं की तो उन्होंने क्यों पिंच किया? नहीं, देखिए बात ये ऐसा था कि अगर मैं कहीं और होता, जैसे लखनऊ में ना होता, मान लीजिए अगर मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहा होता या कहीं आईआईटी में पढ़ रहा होता एमएससी, तो वो मुझे ना बोलते, क्योंकि लखनऊ में वो चीज़ अवेलेबल थी,
और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही, लखनऊ में ही मतलब फैमिली भी मेरी, तब फादर ट्रांसफ़र होके आ गए थे, दीदी भी ट्रांसफ़र होके, उस समय उन्होंने यहाँ पे रीजनल ऑफिस में 2 साल काम किया है लखनऊ में। हाँ लखनऊ में। तो फिर वो मतलब हम फैमिली के साथ यहाँ रहने लगे तो यहीं पे पढ़ रहे थे, तो वाई नॉट, मतलब दीदी ने बोला वाई नॉट कि इफ इट कैन बी मैनेज देन वाई नॉट। स्कूटी भी थी भी सही संसाधन भी हैं, तो उन्होंने बोला कि चीजें जब भी हैं। सारी सुविधाएं हैं तो फिर मतलब फिर कर लेना चाहिए। तो इस वजह से फिर मैंने भी कुछ बोला नहीं, मैंने कहा मैं कर लिया। उनकी कोई बात माना, मेरा अंदर से मन नहीं था। मन नहीं था। हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी आप मतलब चीज़ें फाइनल हो गई हैं, लिस्ट में नाम आपका है, उस तरह से बताइए कि क्या अब आपको लगता है कि वाकई में कोचिंग की आवश्यकता होती है, या जिस तरह से कॉलेज में पढ़ाई की जाती है या चीज़ें आपके सामने सिलेबस रखा जाता है या इंट्रोड्यूस करते हैं टीचर्स, आपको बताते हैं, तो लगता है कि कोचिंग की असल में अगर होती है तो किस स्तर पर कब की जाए, या आपको लगता है कि हाँ थी, हम आपको आवश्यकता थी असल में? देखिए 2 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ। जिस समय मैंने कोचिंग करी वो मेरे लिए कोचिंग करने का सही वक्त नहीं था, ये मैंने बाद में महसूस किया। क्यों? क्योंकि कोचिंग आप तब करें जब आपका बेस थोड़ा सा अच्छा बन जाए या बेस आपका पक्का हो। उस समय मतलब मेरे बेस उतना, क्योंकि आपने कुछ सेल्फ की प्रिपरेशन एटलीस्ट कुछ तो बेस, आप वहाँ पे जाओगे आपको ABC मतलब या शुरू से वो आपको जैसे क्लासेस में आपकी चलती है सेमेस्टर में वैसे नहीं पढ़ाया जाएगा। उनका अप्रोच और टारगेट अलग होगा, वो अपनी जगह पे सही है। तो वो भी प्रेफर करते हैं, बोलते हैं, सर भी बोलते हैं कि आप थोड़ा सा अपना बेस थोड़ा सा पढ़ के आओ, क्योंकि हम उसके ओवर द एंड अब पढ़ाएंगे। तो एक तो ये वाली बात हो गई। तो आप अगर आप कोचिंग करने जा भी रहे हैं तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप इस समय किस स्थिति में है, क्या आपको कोचिंग करना चाहिए, वो उतना बेस आपका मजबूत कैसे है। एनालाइज किया जाए इस बात चीज़ को? इस चीज को तो देखिए आपको अंदर से ही फीलिंग में पता होगा कि कोई क्वेश्चन है तो मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूँ, या कोई कितना रिजल्ट है, कितने जो डिस्ट्रीब्यूशंस के हैं तो मुझे कितना क्लैरिटी है, स्टेटमेंट्स जो हैं वो मैं कितना समझ पा रहा हूँ, इंटरप्रेट कर पा मैं रहा हूँ। क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि एमएससी करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद फिर उनको आगे मतलब घर में रहते हैं तो उनको लगता है कि यार टाइम घर में रह रहे हैं तो कुछ मौज नहीं आ रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं रेगुलर तरीके से, तो इसलिए वो देखिए कोचिंग। आपने एक सवाल पूछा था, मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा था कि कोचिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोचिंग करने से अगर आप कर रहे हो, अगर जैसे 2 तरह के भी छात्र हैं कि कुछ कम मेहनत कर पा रहे हैं, कुछ बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो जो बहुत मेहनत कर रहे हैं कोचिंग के लिए उनके लिए एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो अपने मेहनत से सब कुछ मेहनत से ही होता है। तो मेहनत करते करते ना वो चीज़ें वो धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप कर ले जाएंगे। लेकिन जो बच्चे मेहनत उतना नहीं खुद से कर पा रहे हैं, और ये हमारे बैच में जितने भी थे कई लोग कोचिंग है, तो वो उनका प्राइमरी उनका गोल ये होता था कि यार घर में बैठ से खुद से नहीं हो पाएगा, कोचिंग कर लेते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, कोर्स मिलता रहेगा तो हम करते रहेंगे। असल बात ये है। असल बात सिर्फ ये है। तो 2 तरह के जो बच्चे हैं, मैंने बोला वो अगर आप खुद से मेहनत थोड़ा कम कर पा रहे हैं तो आप जरूर कोचिंग ज्वाइन करिए, और अच्छे से करिए, दिल से करिए, है ना। और वहां पे अगर आपका बेस उतना नहीं भी क्लियर है तो आप उसके साथ में मैनेज करिए, थोड़ा सा मतलब पुश करिए अपने आप को, तो आपको वो बेटर रिजल्ट देगी। हाँ, लेकिन ये बात एकदम सही है, कोचिंग विल नॉट सफाइज योर प्रिपरेशन एट ऑल। अच्छा। हाँ, कोचिंग विल ओनली प्रोवाइड यू अ पुश सो दैट यू कैन फर्दर मतलब यू कैन बिल्ड फर्दर ऑन ओवर एंड अबव इट ना। तो आपको अपनी मेहनत तो डालनी पड़ेगी, मैंने भी वही किया था, एफर्ट जरूर लगाना है। अच्छा, ये कितना परसेंटेज, अगर कोचिंग, अगर स्टूडेंट की मेहनत और कोचिंग का एफर्ट, तो कितना परसेंटेज इधर देना चाहेंगे? 20-80 रूल। 20-80 रूल। हाँ 80 आपका होना चाहिए। हाँ 80 आप वो 20 पहले कवर होगा, उसके बाद आप 80 बनाओगे पूरा। जितना आप उस 80 में जितना कवर कर ले जाओ उतने ही आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो बताइए साहब कि एमएससी के बाद चीज़ें कैसे कंटिन्यू आगे हुई? तो मेरा 2021 में 2019 से 21 में मेरा एमएससी ख़त्म हुआ। फिर एमएससी ख़त्म होने के बाद अब मैंने दिया था 2021 में भी एग्ज़ाम दिया था ISS का। उस साल सीट्स हमारी मतलब जो आई थी वो ओवरऑल 11 सीट्स आई थी, जिसमें से 4 या 3 ही मतलब जनरल की सीट्स थी। और वो समय ऐसा था कि जस्ट मैंने कोचिंग मेरा 2020 में और 21 में, क्योंकि 21 कोविड लग गया था 20 में, तो कुछ क्लासेस उस समय फिजिकल हो नहीं पाई थी, तो फिर वो बाद में ऑनलाइन सर ने कंडक्ट करवाया था। तो हमारा पेपर 2 और पेपर आई थिंक 4 बच गया था, तो पेपर 2 वाला ऑनलाइन लगातार 1 महीने क्लास चली थी, तो वो उन्होंने खत्म करवाया। तो उस समय भी तक 2021 तक भी मैं कोर्स खत्म कर रहा था अपना ISS का जो सिलेबस है, तो मेरी प्रिपरेशन पूरी तब तक भी नहीं हो पाई थी। 2021 में मैंने अटेम्प्ट तो दिया था, मेरे मार्क्स आए थे आई गेस 463 मार्क्स आए थे मेरे उस साल 2021 में। हाँ 2021 में 463 मार्क्स आए थे, गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स थे एक तरह से, मतलब पहले बार में। 2021 के इंटरव्यू हुआ लेकिन नहीं हुआ।
नहीं मतलब मेरा रिटर्न में नहीं हुआ था। रिटर्न ही नहीं हाँ, हुआ? written अच्छा, हाँ, नहीं। रिटर्न क्वालिफाई नहीं हाँ, हुआ बहुत था। हाई कट ऑफ गई थी उस समय। फिर क्या आगे होता? फिर उसके बाद मतलब 2021 में मेरा कोर्स खत्म हो गया था, आईएसएस का सिलेबस पढ़ लिया था, वो वन टाइम मैंने पढ़ा था। अब वन टाइम पढ़ने में किसी का हो जाता है सिलेक्शन वैलेंट में, बहुत ही अच्छी बात है उनके लिए। तो फिर उसके बाद फिर 2022 का मुझे अटेम्प्ट देना था। मेरे पास 8-9 महीने का टाइम था, पूरी मेहनत लगाई अपनी, और पूरा खाली भी थे, मतलब मेरे पास कोई ऐसा सच इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल गेट का एग्जाम मैंने दिया था 2022 में। फिर मैं आरबीआई का एग्जाम भी दे रहा था, क्योंकि आरबीआई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएससी है, एमएससी मेरी पूरी हो गई थी। फिर आरबीआई एग्जाम दे रहा था। फिर आरपीएससी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का उस समय स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का आया था, वो एग्जाम भी मैंने दिया था। और भी जो है इधर मैं फॉर्म्स भर रहा था, पीएचडी वगैरह का भी मैं अपना माइंड मेकअप कर रहा था कि अब क्योंकि गैप नहीं करना है तो कुछ करना है। विद्या तो ले ली है, लेकिन अब जी बाण चलाने सीखे जाए। तो फिर 2000 वो ऐसा समय चल रहा था कि मैं प्रिपरेशन अपनी जो कर चुका था उसको मैं बस पॉलिशिंग कर रहा था, नोट्स की रीमेकिंग कर रहा था, दोबारा से बना रहा था, जो कि बहुत ही जरूरी है। आप एक बार नोट्स बना लिए, कई बार लोग उसी पे अटक जाते हैं कि ये मेरा बन गया है, दोबारा नहीं बनाएंगे। मैं एटलीस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने बनाया नोट्स, तो एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 10 बार उसको मैंने लिखा होगा रिपीट। फोटोकॉपी भी करवा सकते थे, लेकिन मैंने उसको, क्योंकि अब जितनी बार अलग, मैं हर बार लिखता था कुछ अलग तरीके से लिखता था उसमें, तो वो एक ऐसा बिल्डअप हो जाती है जी, ऐसा एक उसकी पिक्चर बिल्डअप हो जाती है। तो इस चीज से लिखने से तो कदापि नहीं आपको कतराना है, जितना लिखना है। अगर आपको रिपीट करना है, पेपर 4 उठाइए, पूरा नोट्स लिख के रिपीट कर दीजिए ना, क्वेश्चन वाइज करके लिखिए, आप जिस तरीके से भी चेंज करिए, लेकिन आप चेंज करते रहिए नोट्स बनाने का अपना पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न पे आपको नहीं रहना है। तो फिर उस समय मैं ये कर रहा था 2022 में, जो 2021 के मेरे इनिशियल नोट्स बने थे, अब मैं उसको एक फाइनल एक मोल्डिंग में कर रहा था कि मैं एक अपने जो नोट्स फाइनल रखूंगा फाइल में, वो कैसे रहेंगे। तो वो मैं काम करते करते और पेपर्स जो थे भर रहा था। तो सबसे पहले मैंने 2022 में एग्जाम दिया था गेट 2022 का। फॉर्चुनेटली उसमें मेरा मतलब हो गया था। और इसमें एक खास बात यह है कि गेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कभी मैंने किया नहीं। भैया ने मेरे ये बोला था मुझसे कि तुम मतलब प्रिपरेशन तुम्हारी अच्छी है, एक अपना आकलन करने के लिए तो गेट का एग्जाम दे दो, क्योंकि प्रेस्टिजियस एग्जाम है और आईएसएस से का भी थोड़ा उसका हाई लेवल रहता है पेपर 1-2 का। तो अगर ये तुम अच्छे से कर ले जाओगे, ये क्लियर कर लिया, तो वहां का तुम्हारा रास्ता क्लियर रहेगा। तो ये उन्होंने मुझे बोला। मैंने प्रिपरेशन गेट की एकदम, मेरे पास कोई गेट की बुक नहीं है, ना मुझे पता है कि कुछ होती है, ना कोई कोचिंग किया, बस ये था। हाँ, 3 साल के हमारे पास पेपर अवेलेबल थे, 2019, 20 और 21। ये 3 पेपर्स को मैंने देख लिया था कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी सिर्फ आईएसएस की जो मैंने प्रिपरेशन किया था, उसके बेस पे मैंने गेट का एग्जाम पहली बार जाके दिया बिना किसी मौके, और बड़ा मजा आया देने में मुझे पेपर। मेरे ऑल ओवर इंडिया 56th रैंक आई थी उसमें। अच्छा, तो वो एग्जाम लेके मुझे देने में बड़ा मजा आया था, क्योंकि बिना किसी एक्सपेक्टेशन से मैं गया था, मुझे निकालना नहीं था गेट। नहीं, होता ना कि जब पहली बार किसी एग्जाम में बैठो और प्रेशर में देते हैं तो देखिए गड़बड़ हो जाता है। फिर मैं अगर गेट का प्रेशर लेके सोचता ना, तो गेट इज इटसेल्फ अ वेरी बिग एग्जाम। तो फिर मेरा वो उस साल मेरा निकला था डिपार्टमेंट से, और हमारे एक आपने इंटरव्यू तो लिया ही है, अस्तित्व रंजन श्रीवास्तव भैया, रैंक 1 2022 नाम लिया जा रहा है। हाँ जी, तो उनका हुआ था, उनका रैंक आई थिंक 8 था और मेरा हुआ था। तो हम लोगों का मतलब यूनिवर्सिटी में भी पेपर्स वगैरह में भी फोटो, उस टाइम में पहली बार एक्सपीरियंस किया कि अच्छा गेट मतलब इतना भी होता है गेट की वजह से। तो फिर जब गेट निकल गया तो एक खुशी की थोड़ा सा मुझे लगा, एक पुश मिला कि हाँ चलो कुछ अच्छा हो रहा है अब। फिर उसके बाद फिर मैंने पीएचडी में अप्लाई, जैसे आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई किया, आईआईटी कानपुर, 2 ही जगह अप्लाई किया था कि पता था कि बहुत दूर नहीं जाना यार, 2 अच्छे इंस्टीट्यूट मुझे पता था कि यहाँ पे कर लेंगे। और कौन कौन से हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, आईआईटी के लिए? और आई थिंक एक नॉर्थ ईस्ट में है आईआईटी का, आईआईटी खड़गपुर भी है ना, आईआईटी खड़गपुर भी है, और भी है शायद एक आईआईटी तिरुपति। हाँ मतलब एक है, और एक नॉर्थ ईस्ट में एक है, और एक उधर नॉर्थ में है, मुझे ध्यान नहीं है अभी नाम, लेकिन 3 या 4 जगह ही है जहाँ पे होता है। अच्छा, तो फिर से मैंने 2 डाला था, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर। तो उसमें से मेरा इंटरव्यू आईआईटी कानपुर के लिए लगा था, जो मैंने दिया, लेकिन नहीं हुआ था उसमें, क्योंकि रैंक ज़्यादा थी, स्कोर कम था। अच्छा, और सीट्स लिमिटेड ही होती हैं। तो फिर और मैं बीएचयू में मैंने अप्लाई किया था पीएचडी के लिए, तो वहाँ भी मेरा मतलब हो गया था पीएचडी के लिए। अच्छा,
तो वहाँ मैं प्रोफेसर राजेश सिंह सर हैं, सैम्पलिंग पढ़ाते हैं, तो उनके अंडर में मैं मतलब पीएचडी करने के लिए फॉर सैम्पलिंग सब्जेक्ट मैंने शुरुआत ही किया था। मेरा कोर्स वर्क कुछ शुरू नहीं हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, गेट के बाद फिर चीज़ें आपने बताया था कि कुछ उसमें गेट के थ्रू कहीं पे आपने रेलवेज में अप्लाई किया था। जी जी, फिर मैंने आपको बताया ना, जैसे 2022 में सिर्फ प्रिपरेशन और एग्जाम भरना जो भी हो रहा था, जो आ रहा था सामने, पता चल रहा था दोस्तों से भर दो, दे रहे थे। तो फिर मैंने गेट जब दिया, फिर फॉर्चुनेटली 2022 में जब मतलब मेरा गेट हुआ, तो उस टाइम ये मैंने न्यूज़ में आर्टिकल देखा, टेलीग्राम पे देखा कि ये वैकेंसी आई है। भैया को बताया, भैया ने बोला डाल दो। मैंने कहा भैया रैंक तो बहुत मतलब वैकेंसी 6 आई है, 6 में भी आपकी जनरल निकालो 2 निकलेगी ना। तो मैंने कहा कि यार बड़ा मुश्किल है, मतलब 56 में तो मतलब आप गेट में तो रैंक भी बहुत ओवरलैप करती है, मतलब होना ही नहीं है। मैंने कहा कि क्यों पैसा फंसाना। अच्छा, तो फिर लेकिन नहीं, भैया ने और एक हमारी फ्रेंड भी है तो खास ना, श्री पूर्णा शुक्ला, तो उन्होंने भी मुझे काफी पुश किया, बोला कि नहीं डाल दो। तो मैं लास्ट डेट में मैंने उनके कहने पे डाल दिया था। भैया ने तो बोल दिया था देख लो तुम, मतलब जैसा है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि मेरा इतनी प्रिपरेशन अच्छी है कि आईएएस में हो जाएगा, तो कहे देख लो, मन करे डाल दो ना डाल दो। लेकिन उन्होंने जो है काफी बोला कि नहीं अरे तुम डाल दो ना, मैं बोल रही हूँ डाल दो। तो मैंने उनके कहने, मैंने कहा चलो डाल देते हैं। अभी उस जॉब में है, कार्यरत है? जी जी, अभी उसी में इस समय। कब मारेंगे रिजाइन? अब देखिए पहले मिलेंगे अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से, जाके उनसे बात करेंगे, उनको इन्फॉर्म कर दिया है, पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद का प्रोसेस आगे। तो अब किस तरह से मतलब किस तरह से नोट्स बनाने की प्रक्रिया क्या हुई, या फिर अलग तरीके से क्या प्रिपरेशन हुआ, उसको पेपर वाइज थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए आपने तो बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, तो सबको पता है कि आईएएस में क्या पेपर्स हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। पहला पेपर जनरल इंग्लिश, फिर हमारा जनरल स्टडीज, फिर पेपर 1 पेपर 2 दोनों ऑब्जेक्टिव, फिर पेपर 3 पेपर 4 दोनों सब्जेक्टिव। बिल्कुल। पेपर 1 में हमारे जो रहते हैं वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का एक पोर्शन रहता है, उस 40 क्वेश्चंस का, और बाकी 20 जो क्वेश्चंस हैं उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारा रहता है और कंप्यूटर रहता है। 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर। तो पेपर वाइज चलते हैं। तो पेपर 1 की अगर बात किया जाए, तो इसमें जो मैंने हमें सब इस तरह से नोट्स बनाते हैं कि आप स्टैटिस्टिक्स का एक सारे चैप्टर वाइज नोट्स अलग बनाते हो, फिर कंप्यूटर के अलग बनाते हो, जिसके लिए मोस्ट सजेस्टेड बुक ई बाला गुरु स्वामी ही है, सब वही पढ़ते हैं। और फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस है, आप उसमें कृष्णा प्रकाशन वाली जो है मेन, तो मैंने उसी पे टारगेट किया था, उस बुक से ही मतलब हो गया था। बाकी अदर जो लोगों के नोट्स हैं, और गुप्ता कपूर में भी थोड़ा बहुत उसमें पार्ट दिया है, तो एक इसका नोट्स अलग बनता है, कंप्यूटर का अलग। वो आप जितनी बार पढ़ लो, कंप्यूटर देखिए सब पूछते हैं, मेरा बस यही है जो इतना मुझे समझ में आया कि आप उसी बुक को जितना पढ़ लो, क्योंकि आप 20 में 20 वैसे भी नहीं कर पाओगे ना। आप इतना कर सकते हो कि 20 में 13-14 तो आराम से उस बुक से निकाल लोगे। तो जो कर सकते हो उस पे जाओ, न्यूज़ बाकी सर्च करके गूगल पे इधर उधर किताब पढ़ने जाओगे तो फर्जी टाइम वेस्ट है, उसमें कोई मतलब नहीं है। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस, रिपीटेड सवाल, सेम पैटर्न, सेम कंसेप्ट, वैल्यूज अलग करके आते हैं। तो मुश्किल से 12 या 13 वैरायटी के क्वेश्चन उसमें बनते हैं। ऑपरेटर्स के बनते हैं एक, फिर कुछ है आपको वही निकालना है, इंटरपोलेशन करना है, कोई अलग अलग फॉर्मूला, सिम्पसन्स 1/3, ये वो सारे वही सब है। तो किसको नहीं पता है, तो उसमें किताब जाने की कोई आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा। आप जो प्रीवियस ईयर के सारे हैं वो लगा लो, एक कोई बुक पकड़ लो जिसमें दिए हों, ठीक है। कृष्णा प्रकाशन का नाम एक बता दीजिए। मैं तो कृष्णा प्रकाशन वाला ही है, और गुप्ता कपूर में जो दिया है ना न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो उसका ही मैंने मेजरली किया था। अच्छा। कृष्णा प्रकाशन में बात ये है कि आपको रिजल्ट्स काफी मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो कई बार आप ना उस पर बाद में आएंगे, रिजल्ट का तो बहुत बड़ा योगदान है पेपर 1 और 2 में। वो कैसे करना है वही मेन क्रक्स है, जहाँ पे लोग अगर जिनका खराब हो रहा है तो उनका उस वजह से खराब हो रहा है, उस पर बाद में आएंगे। पहले बनाना कैसे है नोट्स प्रिपरेशन का, वो पे कर लेते हैं। तो आपने जैसे ये आपने 12, 13, 14 वैरायटी ऑफ सवाल पकड़ लिया, अब साहब आप उसमें 20 सबका लगा लीजिए और उसको फेयर नोट्स में बनाइए कि आपका वो बनाया, ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का नोट बन गया। इसी नोट्स का एक शॉर्ट नोट्स आपने बना लिया, सिर्फ फॉर्मूलेज लिख के कि ये है, ऑपरेटर्स का सारा रिलेशन लिख लिया, तो ये आपका एक पार्ट हो गया। कंप्यूटर आपने जितना आपको समझ में आया विद इन द लाइन्स, जो भी चीज़ें उठाना है, ई बाला गुरु स्वामी को मैंने मुश्किल से मुझे लग रहा है 6 बार तो पढ़ाई होगा किताब,
थॉरली। हाँ थॉरली में, हाँ अब अच्छा। 2 बार तो सिलेक्शन, 2 बार तो पढ़ ही लेते थे तो 2 4 तो 6 3 साल में। तो वो आप जितना पढ़ोगे आपका नोट्स रिफाइन होता जाएगा और एक समय बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब नहीं यहाँ से कुछ निकाला जा सकता, इस चैप्टर से अब हो गया, तो आपको पता चल गया उतना ही रखो, लिमिटेड रखो, हो जाए। बाकी स्टैट्स तो 40 सवाल देखिए आपके सारे डिस्ट्रीब्यूशन तक और कोरिलेशन रिलेशन सारे जो सबको पता है कितने क्या है, तो उसका नोट्स मेकिंग का तो क्या ही है, आप गुप्ता कपूर को तो आप अपना बेस बना के रखो पेपर 1 के लिए। फिर अदरवाइज प्रोबेबिलिटी के लिए तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी और बुक पे जाओ, जाना भी मत, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अब जो ट्रेंड है प्रोबेबिलिटी के सवाल बहुत कम आते हैं स्टैट्स में। प्रोबेबिलिटी के इतने सवाल हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेजर फोकस। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप मुझसे मत पूछो और किसी से मत पूछो, आपको जो बुक मिल जाए स्टैंडर्ड बुक, हाँ आप ये समझ लो टारगेट बना। देखिए ये बहुत गलत ही तरीका है कि हमने बता दिया या आदित्य भैया ने बता दिया, आपको कोई एक बुक बता दिया और आप उस बुक को पकड़ लिए, ये नहीं। आपको पता है, आप अगर आप ग्रेजुएशन पोजीशन करे हो कि एक हमारी जैसे रोहतगी में भी है ना, कैसला बर्गर में भी है, पेपर 2 के लिए है तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर गुण गुप्ता दास गुप्ता एक स्टैंडर्ड बुक है, उसमें भी है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, और भी जो राइटर्स के आपको मिले आप वहां से डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर को तो देख लो, कुछ तो नया मिलेगा। तो आपने मेन बेस बना के रखो गुप्ता कपूर को, बाकी जो भी आपको बुक मिले वहां से डिस्ट्रीब्यूशन को देख के ऐड ऑन करते चलो उसमें चीजें, कि ये तो लिखा हुआ था, या कॉन्ट्राडिक्टरी मिले तो और भी अच्छा चीज है, उसको भी लिख लो कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो आप उसको अपने किसी फ्रेंड्स या टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो कि अब इन दोनों में से हम क्या समझे। आपको तो पता है हमारे पेपर में कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर ये हो गया पेपर 1 की कहानी इस तरीके से। पेपर 2 में हमारा क्या रहता है, उसमें भी यही है, एक पार्ट स्टैटिस्टिक्स का, वो जो पूरा हमारा कंसिस्टेंसी सफिशिएंसी ना, टाइप 1 एरर्स, इन्फरेंस के पूरा पोर्शन है। और हाँ, और उसमें पेपर 1 में एक चीज पार्ट में भूल गया, नॉन पैरामेट्रिक भी पेपर 1 में आता है, हालांकि आजकल नहीं आ रहा है लेकिन आप समझ जाइए कि आने वाला है 2 साल से 3 साल से नहीं आ रहा है तो। और फिर पेपर 2 में ये इन्फरेंस का मेजर पोर्शन है, फिर 20 सवाल आपका ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है और लीनियर भी, हाँ 20 सवाल उसका आ जाता है, 20 या 10 जो भी आता है। तो इसके लिए भी आपका वही होना चाहिए कि सबसे पहले तो देखो आप भैया जो कोर्स में लिखा हुआ है वहाँ के हेडिंग, उसके डेफिनेशन से, फॉर्मूले से पहले तो गुप्ता कपूर कवर करो। एक बार में जो लोग 3 बुक खोल के कवर कर रहे हैं मुश्किल है उनके लिए कर पाना, क्यों? क्योंकि आप एक ही बुक की समझ नहीं बना पाए हो पहले ना, और 3 बुक से कर रहे हो तो आपको रिलेट क्या करोगे। मेन तो तैयारी का जो इन पेपर 1 और 2 के है वो है कोरिलेशन। आप एक चीज बुक से दूसरे रिजल्ट को कितना कोरिलेट कर रहे हो कि वहां पे ये चीज लिखा था, यहाँ पे ये चीज लिखा था, तो पहले एक खत्म कर लो, लिख लो। इसका फायदा एक और चीज है, जो लोग ज्यादा मेहनती हैं उनके लिए ये बात है ना। तो कई लोग जैसे मैं भी मतलब करता था ना, कैटेगरी डिवाइड जी, कई लोग देखिए एक बार कोई लोग हैं लिख लिए, उनको फिर मन नहीं किया यार वहां भी सेम चीज क्यों लिखे। जो ज्यादा मेहनती हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, आप एक बुक से बनाओ, फिर दूसरे भूल जाओ बनाया, फिर दूसरे बुक मिले वहां से भी बना लो। आप अल्टीमेटली तो लिख रहे हो ना, बार बार रिजल्ट लिख रहे हो, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप में छपेगा, और बाद में जब दोनों नोट्स को आप बैठ के मिलाओगे तो आपका जो एक फाइनल पिक्चर जो नोट्स की बनेगी ना वो बेस्ट होगी बाकी किसी के भी नोट्स से। और शॉर्ट नोट्स आपको उतना ही अच्छा निखर के आएगा। लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना लिख पाओ। तो पहले तो अभी मैं ये 1 टाइमर वाला बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइम कर रहा है वो आप इस तरीके से बनाओ। तो जो रिपीटेड वाले भी लोग हैं ना, जैसे आप कई बार एक बार में सारे बुक नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल हम लोग थोड़ा रियलिटी भी टच करते हैं। बिल्कुल मैं कुछ भी ऐसे बोल दूं कि ये कर लो वो सारा, क्योंकि हमारे पास पेपर हमारे चैनल से बिल्कुल फेक चीजें नहीं जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल रियलिटी, बिल्कुल रियल, क्योंकि मैं भी किया हूँ तो मुझे भी पता है कि कितना मन करता है, फिर कितना हो पाता है, क्योंकि पेपर 3 भी है, 4 भी है और जीएस इंग्लिश भी है। तो अगर आप जितना टच कर पा रहे हो आप अपने, देखिए स्ट्रेटेजी सबकी अपनी होती है, मैंने आपको तरीका ये बता दिया कि आप इस तरीके से कर लो, अब आप उसमें अपने वे में आप देखो कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल हो। तो एक तो ये हो गया पेपर 1 और 2 के लिए आपने ऐसे सेग्रीगेट करके नोट्स बनाया। आपको बस ये पिक्चर होना चाहिए कि अगर आप सेग्रीगेट बना रहे हो तो कभी भी उनको सेग्रीगेट तरीके से पढ़ने में मत जाओ कि हम ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये नहीं करना है कभी। आपने 4 जगह अगर बनाया है और वो अगर एक पेपर का नोट्स है, जैसे स्टैटिस्टिक्स का, इन्फ्लुएंस का, तो आप चारों को, वो बहुत ही बड़ा एक टास्क होगा और टाइम लगेगा, लेकिन आप चारों को मिलाओ किसी तरीके से और एक लाओ, एक फ्रेश फाइनल नोट्स बनाओ जिसको आप बार बार देखोगे, क्योंकि एक फ्रेश फाइनल नोट जो बनेगा उसी के बेस, वही आपका बेस बनेगा शॉर्ट नोट्स बनने का, तो वो शॉर्ट नोट्स उसी पे बनेगा।
क्योंकि यहीं पे गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। अगर आप 4 के चक्कर में 4 जगह से शॉर्ट नोट्स उठाओगे तो वो भी आपका कभी सही नहीं बनेगा। तो पिक्चर जो है दिमाग में एकदम नोट्स की ना आपको क्लियर होनी चाहिए। रिजल्ट्स एक्चुअली में रिकॉल तभी होगा आपका, और मल्टीपल रिवीजन पे तो फिर तभी आ पाओगे आप। तो ये पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप एक कर लाना, फिर तीसरा स्टेप शॉर्ट नोट्स बनाना, और फिर मल्टीपल रिवीजन करने में आपका वो होगा। तो ये पेपर 2 के लिए बढ़िया। पेपर 3 और 4? पेपर 3 और 4 तो बहुत ही, मतलब पेपर 3 तो बहुत ही वास्ट है ना। आप इकोनोमेट्रिक्स भी है, डिमांड है, और डिमांड एनालिसिस है, इंडेक्स नंबर है, टाइम सीरीज भी है, और पेपर 3 का सैम्पलिंग है। लेते लेते उदासी आ रही है क्या? नहीं मतलब हम कर रहे हैं तो जानते हैं पेपर 3 हर बार रुलाता भी है। अच्छा। इस बार भी रुलाया है पेपर 3, तो ठीक है, लेकिन डूएबल है। देखिए सैम्पलिंग है, आप जैसे सैम्पलिंग के लिए तो मैं तो ऐसा कोई बुक वही है जो गुप्ता कपूर की अप्लाइड वाली है वो पढ़ा। अदरवाइज देखिए मैं उसके लिए आपको बुक तो नहीं बता पाऊंगा कोई खास, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है। जबरदस्ती नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। जो मेरे क्लास नोट्स थे हमको डॉक्टर शाम्भवी मिश्रा मैम वो पढ़ाती थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया था सैम्पलिंग। शीला मिश्रा मैम ने भी थोड़ा पढ़ाया था, तो उन्होंने वो क्लास नोट सफाइस कर गए थे, उतना काफी था। हाँ, उतना उसी में मिल जा रहा था वो। तो उसके लिए तो हो गया। इकोनोमेट्रिक्स के लिए हमने गुजराती वहीं से पूरा पढ़ा है, प्लस जो हमारे सीनियर के नोट्स थे और हमारे जो क्लास नोट्स बने थे वहाँ से उतना सफाइस कर गया था। सारा चीज़ें आपको मल्टीकुलिनिटी और सारा चीज़ें मिल जा रही हैं, डेरिवेशन। हाँ, सबसे उसमें एक इम्पॉर्टेंट है, आपको अभी बताता हूँ कि सैम्पलिंग के लिए और इकोनोमेट्रिक्स के लिए एक रामबाण इलाज है शलभ सर नोट्स का। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको शलभ सर के नोट्स तो देखना ही देखना है ना। वो और हम साहब से बातचीत भी की है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं उनके बारे में थोड़ा, तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देख सकते हैं जी। तो शलभ सर के नोट्स तो सभी पढ़ते हैं, तो वो वहाँ से आप ना एक अपना पढ़ने के बाद, जैसे पेपर 1 और 2 के लिए आपको मैंने बताया, तो आप यहाँ से बुक पढ़ लो, अपना सिलेबस और जो क्लास वाला है वो पढ़ लो, और फिर शलभ सर के नोट्स को अलग से एक बार पढ़ो अच्छे से। यूट्यूब पे वीडियोस भी उनके पड़े हुए हैं एनपीटेल पे, वो भी देख लो। सैम्पलिंग का पूरा उनका पड़ा हुआ है, इकोनोमेट्रिक्स का भी पड़ा हुआ है, तो वहाँ से वीडियो भी देख लो, वो भी कर लो। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन मेजर चंक आपका सैम्पलिंग और इकोनोमेट्रिक्स अच्छे से खत्म हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर तो सबको पता है, देखना ही है, जो सवाल नहीं आ रहे हैं तो मिल जाएगा। डिमांड एनालिसिस इंडेक्स नंबर बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा, तो वो आपका अप्लाइड वाली से ही किताब से खत्म हो जाएगा, उतना ही पूछते हैं हर बार वो। कभी क्वेश्चन उनकी मैक्सिमम डिमांड में लिमिट वही जाती है, कर ना कर्व ऑफ कंसंट्रेशन वही उसी तक पूछ लेते हैं, तो उतने में आपका हो जाएगा। बाकी फिर टाइम सीरीज थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि उसके लिए कोई बुक एज सच मिल पाना, समझ पाना मुझे भी नहीं समझ में आई अभी तक। तो जितना टाइम सीरीज एटलीस्ट अप्लाइड गुप्ता कपूर में दिया उतना आप कर लो। फिर आप जो बाकी लोग सेलेक्टेड हैं जिन्होंने नोट्स शेयर किया है, मैं आपको बताऊं सबसे इजी सोर्स वही है। आप बुक के चक्कर में मत परेशान हो ना, पीएचडी करनी है तो आप बुक जरूर खोजिएगा ना, आपको आपके प्रोफेसर बता देंगे। अदरवाइज जो लोग सेलेक्टेड हैं उनके नोट्स से 2-3 नोट्स से, क्योंकि आपको उठाना है और सिंपल सी बात है, रटना है। आपको जो थ्योरम्स हैं आपको अल्टीमेटली बड़ी गहरी बात है, हाँ रटना है आपको वो थ्योरम्स स्टेप बाय स्टेप। तो आप लिख लो, वहीं से लिख लो, और अपना उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके आपका वहीं से काम हो जाएगा। तो ये टाइम सीरीज के लिए हो गया, इंडेक्स नंबर डिमांड भी हो गया, और ये वाला भी हो गया। तो पेपर 3 आपका ऐसे कवर हो जाएगा, लेकिन इन सब का नोट्स अलग ही अलग रहे, सैम्पलिंग अलग, मैट्रिक्स अलग, वो और उस पे अभी बाद में आएंगे कि जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम जो लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है। अच्छा। फिर पेपर 4 पे आते हैं। पेपर 4 के लिए भी आप तो 6 आपके पास चॉइसेस होते हैं, 6 में से जो भी 2 हो। मेरे तो तीनों साल मेरा दिमाग मतलब वो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और डेमोग्राफी ही रहा है, मैंने चेंज नहीं किया। और एक सजेशन भी है कि जो लोग जिसमें कंफर्टेबल और कर रहे हैं कृपया वही ही करें। जो 3-5 हमको कई बार कई लोगों ने सजेस्ट किया, जब नंबर नहीं आया, जैसे 2022 में मेरा पेपर 4 में आउट ऑफ 259 मार्क्स आया था। उसके पहले भी जो मैंने दिया था 2021 में, तो मुझे 124 मार्क्स मिले थे। अच्छा। फिर 2023 में भी मुझे 100 के ऊपर मार्क्स मिले। क्या हुआ कैसे, कुछ गॉड नोज ना। उसमें पेपर मेरा बहुत ही अच्छा हुआ था, और
एक बात तो आप भी जानते हैं कि पेपर 4 बहुत ही फ्लक्चुएशन नहीं होता, उतना वो स्कोरिंग पेपर होता है। आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आप पेपर चूज कर रहे हो, तो बेसिकली आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे एक ले लिया है, आप उस पर स्टिल रहो। अगर आप बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहे हो किसी उस पेपर में तो ही चेंज करने जाओ, अदरवाइज चेंज के चक्कर में हो सकता है कि आपका बहुत नुकसान हो जाए। कभी कभी कुछ लोग लास्ट टाइम में भी कर देते हैं। 3 पेपर तैयार करने की गलती तो रिपीटर्स कभी ना करें ना, क्योंकि अरे ऑलरेडी इतना प्रेशर है, आप उसमें एक इतना बड़ा प्रेशर बढ़ा लोगे तो आप नहीं जान रहे हो कि कितना हैंडल हो पाएगा। हैंडल कर पाइए तो उनके लिए तो सब कुछ ही ठीक है। वो चीज़ें तो इन नोट्स के बारे में बताइए साहब कि कैसे क्या चीज़ें रहेंगी, या फिर उनको रिपीटेशन कैसा मारा जाए, रिटर्न कैसे उसको रिवाइज किया जाए, कैसे करके किया जाए। देखिए, वन टाइमर जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए तो विस्तार से चर्चा हो ही गई। जो सेकंड टाइम और थर्ड टाइम है, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही एक कठिन समय होता है उनके लिए, थोड़ा निराशा भी होती है। जिनका रिटर्न भी नहीं निकल रहा है, नहीं हुआ है, उनके लिए भी, और जो लोग इंटरव्यू में रह जा रहे हैं उनके लिए भी, दोनों ही समान पटल पे हैं। बस एक वही अंतर है कि आप साक्षात्कार दे पा रहे हैं, एक में नहीं दिया है, अदरवाइज हाँ कुछ ही अंतर का आप में फासला है। जो भी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस परिस्थिति में अभी गुजर रहे हैं, आपका मन नहीं करेगा आपका अपना नोट्स देखने के बाद बनाने का, लेकिन यही एक वो लाइन है जिसको आपको पार करना है। और यही लाइन आप पार करोगे तो वो यूपीएससी वाली लाइन भी पार हो जाएगी आपसे। बस आप लिखने में घबराओ मत, चाहे जीएस हो, इंग्लिश का करना हो, या फिर आपको कुछ भी ना आप बनाए हो। अगर जैसे आपने पेपर 1 का बना लिया है तो कुछ चीज़ें देखिए, आप उसको पिन पॉइंट कर लीजिए। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको ऐसा होना ही चाहिए कि आपने जितने रिजल्ट, जैसे मेरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 100 पेजेस के हैं, मतलब आगे पीछे A4 में मिला के, तो जितने रिजल्ट्स हैं आप डालते जाओ। ये नहीं कि ये इन्फ्रेंस में हमने पढ़ा हुआ है हम नहीं डालेंगे ना, आप उसमें जितने अनबायसनेस के कुछ लग रहे हैं तो वो वहाँ भी रिजल्ट आने चाहिए। उससे होगा क्या, जब आप इन्फ्रेंस रिवाइज करोगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है रिवाइज, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन रिवाइज कर रहे हो तो आपका इन्फ्रेंस भी रिवाइज हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन बॉर्डर, मतलब वाटर टाइट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है आपको, थोड़ा सा इंटरमिंगल रहने दीजिए चीज़ों को। थोड़ा नोट्स बड़े बनेंगे, समय लगेगा रिवीजन में, हाँ, लेकिन उसमें आप एड ऑन तो करते चलो। लेकिन एड ऑन के साथ साथ ये नहीं है कि आप खाली एड ऑन कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है, ये खुद में देखिए फीलिंग की बात है, मैं बता नहीं सकता, आपको कहीं भी स्कोप लग रहा है कि नहीं मैं अपने इस नोट्स को अगर ये चीज़ ऊपर कर दूं, ये नीचे कर दूं, या इसको इस तरीके से लिख दूं, इस टॉपिक के बाद ये ले आऊं तो ये फ्लो अच्छा बन जाएगा, तो वो आप करो। सोचो मत कि ये ऐसे कर देंगे या इसको इस तरीके से हम पढ़ देंगे। माइंड मेकअप, हाँ, माइंड मेकअप नहीं कि हम इस तरीके से पढ़ लेंगे, चलो ये पढ़ लिया हम वो पढ़ लेंगे। अगर समय है आपके पास तो आप दोबारा से कॉपी कलम उठाओ, फ्रेश हेडिंग डालो, और उसके बाद टाइम नहीं लगता है। मैं आपको रियलिटी जो बताऊंगा, अगर एक दिन में बनाना चाहूँ ना, मैं अपना पेपर 3 जो इतना बड़ा नोट्स है, मैं विद इन 3 डेज उसको दोबारा लिख के खत्म कर सकता हूँ, पूरा बना के लिख के। हाँ, 3 दिन, वो 3 दिन भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब थोड़ा रिलैक्स होके बनाएंगे। बनाने को तो 2 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, अब 7 से 8 घंटा पर्याप्त होता है, तो आप उतना कर रहे हो, आप दोबारा से बना लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, कंसेप्चुअल चीज़ें आपको समझ में आएंगी जितना आप लिखोगे देखोगे। और नोट्स की जो निखरता है आपकी, वो जितना अच्छा होगा वो उतना ही ईजिली आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे, जैसे अगर आपने शुरू में नोट्स लिख के बनाया है तो पिक्टोरियल पे जाओ सेकेंड टाइम में, कि अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे कुछ चीज़ें हैं तो मैं कैसे उसमें कुछ ना ट्री बना दूं, कुछ बॉक्स वो बना दूं। तो ये क्रिएटिविटी आप जब अपने टेबल चेयर पे बैठे हो और रीमेक कर रहे हो नोट्स, तब आप ये क्रिएटिविटी लाओ अपने नोट्स में। अगर नहीं लाए हो तो यही तो मौका है जो आपको ईश्वर दिए हैं कि आप अगर नहीं कर रहे हो तो ये क्रिएटिविटी लाओ। अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे हो तो नया कुछ होगा भी नहीं, बार बार वही इसी तरह बेस पे चले जा रहे हो, ढर्रे पे चले जा रहे हो। आप नया जब तक कर नहीं रहे हो, अगर आप अपनी स्थिति नहीं बदल रहे हो तो आपकी स्थिति कैसे बदलेगी रिजल्ट से। ये है मैटर। सही है। प्रिपरेशन, रिवीजन करने का ये बेहतर तरीका है। ये रिवीजन करने का सबसे बेस्ट, जितनी बार रिवीजन उतनी बार कुछ अलग करके करना है आपको। बहुत बढ़िया। आइए साहब, एक बढ़िया वाले चला जाए तेज पर की जीएस। हाँ, देखिए, मैं तो मेरा इसमें सिर्फ एक ही स्टैंड है, गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है ना। फिलहाल मेरा जीएस में अभी तक नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं हर बार,
मैं 20 में हर बार मैं 3 बार से 20 में 20 सवाल में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से वो कारगर है। आप ना जीएस को भी मेरे हिसाब से प्रेशर आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए। जीएस का जो एक डर मैंने देखा है बच्चों में, सारे कैंडिडेट्स में, वो एक जीएस को एक हवा बना के लेके चलते हैं कि भैया ये तो अलग से पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो देखना है। आप इसको ना कोई एक तरीका जो मैंने निकाला है, आप इसको प्रेशर को एलिमिनेट कर दो। जैसे कि डेली में आप अपने ले आओ, आप ब्रश करते हो, डेली कर रहे हो, आपको प्रेशर नहीं है कि आपको सुबह उठना है ब्रश करना है ना, या नहा रहे हो, आपको तो प्रेशर नहीं है कि आप नहाना है, ठंड की बात अलग है। तो अगर आप जैसे जीएस पढ़ रहे हो तो रोज न्यूज़ देख लो। प्रशांत धवन सर स्टडी आईक्यू में पहले वर्ल्ड उधर अनअकैडमी में चले गए थे वर्ल्ड ना, तो प्रशांत धवन सर तो मतलब मस्ट है। अब तो एक सवाल सबको पता है कि पॉलिटी में लास्ट सवाल जियो पॉलिटिक्स से आ रहा है, प्रशांत धवन सर हैं, अंकित अग्रवाल सर हैं, उनका देख सकते हैं। और फिर उसके बाद बहुत और भी नए सर आए हैं ना, तो इमीडिएटली मुझे बस अभी 2 नाम याद आया, मैं बता दिया, और भी सोचूंगा नाम याद आएगा। मैं बहुत सर का देखता था, एक इकोनॉमिक्स के हैं ना, तो हम मृणाल सर के तो हैं ही है, मृणाल सर तो स्टैटिक पूरा। लेकिन अब देखिए पैटर्न आप समझो जीएस का क्या है, जो मुझे समझ में आया, पूरा ज्योग्राफी, पूरा इकोनॉमी, पूरा पॉलिटी, इट कवर्स 3/4 ऑफ द पेपर एंड ऑल द 3 सेक्शंस आर कंप्लीटली फ्रॉम करंट ओनली। तो वो करंट के बेस पे ही स्टैटिक कनेक्ट करके पूछ रहा है। तो आप ये पैटर्न समझ लो। तो आप बहुत ज़्यादा स्टैटिक और उन सब बुक पढ़ने में, एनसीईआरटी पढ़ने में, ये वो आईएसएस के लिए मत एनर्जी अपनी डालो ना। और इसमें सबसे बड़ा आपको फायदा क्या होगा, इंटरव्यू में जो कॉन्फिडेंस साहब आपके पास रहेगा इंटरव्यू में, अगर आप डेली बेसिस पे, डेली नहीं कर पा रहे हो, तीसरे दिन नहीं कर पा रहे हो, एक हफ्ते में, एक हफ्ते की सारी जो इम्पोर्टेंट आपने सेलेक्ट किया, जिसे आपको साहब दूसरे सर का समझ में आ सकता है, मुझे दूसरे का, आप अपने हिसाब से इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी करंट बना रहा है उसका एक एक का आप चैनल सब्सक्राइब रखो, आप देखो, उसको कंटिन्यू करो, जो समझ में आए अच्छा लगे नोट करो। ये डेली में डाल के देखो आप, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कैसे नहीं आपका जीएस खत्म होगा। सारा आपका सारे टॉपिक्स करंट के कवर होंगे। स्टैटिक वही उसी वीडियो में वो बैक में जाके समझा देते हैं कि ये होता है। ज्योग्राफी में अगर वो किसी में गए तो वो इफेक्ट भी समझा देंगे, पॉलिटी में गए कोई करंट केस हुआ है तो बैक का समझा देंगे। आप नोट्स बना लो ना, रिपीटर देखते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है, हर 2 महीने पे न्यूज़ वही रिपीट होके वापस आती है, तो रिवीजन ऑटोमेटिक हो रहा है। रिवीजन का आपको टेंशन नहीं लेना। सिर्फ हिस्ट्री है, हिस्ट्री आप जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सबको पता है, मिडिवल है, एंशिएंट है, मॉडर्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पढ़ लो, एनसीईआरटी है, आराम से, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये वाला चीज़ आप प्रोसेस मिल जाओ, इंटरव्यू में भी आप का समस्या खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग अभी इंटरव्यू नहीं दिए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ये मान के चलो, आप ऐसे तैयारी कर रहे हो तो आपने बहुत बड़ा अपना इंटरव्यू का सरदर्द खत्म कर दिया है। अब चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल बातों पर बात की जाए, बहुत भारी भरकम बातें हो गई हैं, है ना, एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, जॉब की बातें। अब थोड़ा सा नॉर्मल बात करते हैं। जब जैसे आपके 2-3 बैचमेट हुए हैं पहले प्रीवियस ईयर में, मैंने पहले ही इंटरव्यू कर रखा है उन लोगों का, तो जैसे बैचमेट के जब होता है तो आपका जैसे इंटरव्यू तो गए, 2 नहीं हुआ, चीज़ें वापस आए, तो उसमें मतलब आपको क्या बुरा लगता था, क्या लगता है, जैसे किसको जिम्मेदारी किसको दे देते, गॉड को, अपने भाग्य को, या फिर किसको दे देते, खुद को? बुरा थोड़ा तो लगता था कि ये, इसका बुरा नहीं लगता था कि किसी का हो गया, ये नहीं, बुरा ये लगता था कि इस बार रह गया, फिर 1 साल की तैयारी, फिर 1 साल वो पूरा प्रोसेस रिपीट होगा, तो थोड़ा लगता था। लेकिन देखिए, पहली बार का बुरा लगता है, पहली बार लगा था तो तब तो मैं ही था, मैंने जब दिया था 2022 में। फिर वो उसके बाद जो होता नहीं, वो एक आप बड़ा झटका जब लग गया तो फिर काफ़ी सहने की क्षमता आ गई थी। 2023 का जब मेरा नहीं हुआ था तो मैं बहुत ही नॉर्मल था, ठीक है। फिर 24 में भी ऑलमोस्ट मैं प्रिपेयर ही था कि नहीं होगा, कोई बात नहीं, आखिरी 1-2 बार और दे लेंगे, फिर देखेंगे, नहीं तो जॉब तो कर ही रहे हैं। तो ऐसा सच तो बुरा नहीं, और ये बात तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि इनका हो रहा है या उनका नहीं, मैं वो चीज़ कंटेस्ट में जानना चाहता हूँ। जैसे आपके बैचमेट के साथ में करीबी लोगों का होता है, तो होता नहीं कि यार क्या कमी, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है देख क्या कमी रह गई अपने अंदर, या कुछ और बेहतर कर सकते हैं, उस चीज़ की रिस्पेक्ट। नहीं, अच्छा लगता है देख के कि मतलब
कि एटलीस्ट हो तो रहा है किसी का। ये एक अलग मोटिवेशन होता है कि हो तो रहा है, हुआ है तो मतलब हो जाएगा, हमारा भी नंबर आएगा। बढ़िया। तो उस वजह का पता चला कि क्यों नहीं हो रहा था, मेरा क्या कमी रह जा रही थी? देखिए, मेरा तो जो रिटर्न के मार्क्स हैं वो तो जब से दे रहा हूँ ऊपर ही गए हैं ना। 463 2021 में, 2022 में 462, वापस से वो पेपर 4 का ही एक ड्रास्टिक इवेंट मेरे साथ हो गया था। अच्छा। फिर 2023 में 505, फिर इस बार 509, तो थोड़ा ही इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन उस लेवल को भी मेंटेन करना एक मतलब चैलेंज रहता था कि आप 500 का आंकड़ा पार कर गए हो तो वो भी मेंटेन कर पाना, ऐसा ना हो अगली बार 460 चले जाओ। तो उसको वो गया। 2023 में इंटरव्यू में मेरे कम रह गए थे, उसकी वजह से इस बार इंटरव्यू और रिटर्न दोनों में अच्छे थे, तो हो जाए। चलिए, फाइनली हो ही गया है। एक क्या प्रेशर होता है घर पे, जैसे कि आपके भाई बहन पहले से हैं इस जॉब में बहुत तो क्या एक फैमिली की तरफ से या फिर एनवायरनमेंट ऐसा डेवलप हो जाता है आपके, क्योंकि आप ही बचे हुए हैं, कि आपको भी एक जब पहले से मोटिवेटेड है कि जाना इसी में है, तो क्या प्रेशर लगता है या प्रेशर महसूस होता है कि यार भैया और दीदी तो पा गए हैं, अब हमें भी पाना है, कैसे करके, ये इस चीज़ को थोड़ा बताइए। प्रेशर तो था ही, फैमिली से ज़्यादा तो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स का रहता है जो बाकी हैं, तो लेकिन फन वे में प्रेशर ज़्यादा डालते थे ना। कभी किसी ने टोट नहीं मारी यार कि क्या हो गया, जब दीदी लोग का तो नहीं, हो गया यार, कब ऐसे देखिए ये मारते, मैं नहीं कह रहा हूँ मारते, लोग करते ना, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी थी। देखिए, एवरीथिंग इज नॉट सिलेक्शन, और ना परफॉर्मेंस इज वन समथिंग। अगर आप खराब कर रहे हो तो उस चीज को भी मानो कि खराब है ना, आपका अगर अप टू द मार्क नहीं है, और अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको घबराने की बात भी नहीं है ना। क्योंकि देखिए, मैं वैसे तो आपको बताने वाला था ये बार लास्ट में, लेकिन अभी मैं बोल दे रहा हूँ कि इफ समथिंग हैपेंस ना, if you wish something and if something happens, it is good, but if something doesn't happens which you don't wish, then it is better, or you can say it is best ना। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मेरा पोस्टिंग सिकंदराबाद में हुआ था। मैं नहीं चाह रहा था, और सबको पता था कि मैं एकदम नहीं जाना चाह रहा था वहां पे। कारण मेरे अलग थे, क्योंकि मैं सोच रहा था मेरे लिए ये सही है, लेकिन ईश्वर कुछ और सोच रहा था कि उनको पता था कि मेरे लिए क्या सही है ना। तो उन्होंने, और वहां पे जाके जो मैंने चीजें सीखा सर के अंदर में, जो चीजें मैंने जाना, वो मेरे लाइफ लेसन है, मैं आपको बता सकता हूँ, प्रोफेशनल लाइफ के से रिलेटेड। सो इट वॉज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर मी कि मैं सिकंदराबाद गया, एक अलग कल्चर को देखा, एक अलग सिटी को देखा, वहाँ पे खुद से चीज़ें मैनेज करना सीखा, एक अपना सेटअप बनाना सीखा, बाहर इंडिपेंडेंटली रहना सीखा। ऑफिस सेटअप में इतने अच्छे सर मुझे मेरे गाइड मिले, उनके साथ प्रोफेशनलिज्म में कैसे, तो जो होता है ना कि वहाँ पे मैं गया तो मुझे लग रहा था, लेकिन एवरीथिंग हैपेंड बेस्ट। फाइनल एक साहब के द्वारा संदेश अगर दिया जाए उन लोगों के लिए जो जुटे हुए हैं और जो आने वाले हैं, सोच रहे हैं कि कुछ मैसेज तो क्या ही मैसेज, तो कुछ फाइनल एक कोटेशन के रूप में बढ़िया सा बताया जाए, क्या? देखिए, एक तो बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप निराश ना होइए, क्योंकि निराश आप इसीलिए हो रहे हो क्योंकि अभी कई चीज़ें ज़िंदगी में आपने नहीं देखी हैं जो देखना बाकी है। देख लेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। लेकिन फिर से रिपीट एक लाइन कर रहा हूँ, इफ़ यू विश समथिंग एंड इफ दैट हैपेंस इट इज़ गुड, इफ दैट डज नॉट हैपन देन इट इज़ द गॉड विश ना, एंड इट इज़ बेटर और बेस्ट। तो एक तो ये बात हो गई। बाकी मेरे ग्रेजुएशन के टाइम से मैं एक पंक्ति से बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ, लगाव है मुझे बड़ा उस पंक्ति से। मैं वो आपको 2-4 पंक्ति सुनाता हूँ। बिल्कुल। और विद्यार्थी जीवन के लिए आप इसको जोड़, अपने जो आप संघर्ष कर रहे हैं उसमें महसूस करिएगा इसको। पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो, वो नाविक क्या नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। मतलब बस इसका यही है कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो नाविक जो है, जो नाव चला रहा है, कभी क्या उसकी उसकी कुशलता का आकलन आप उससे नहीं लगा सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो है वो उसी डायरेक्शन में चला रहा है, नाव तो उसी में बह जाएगी। उसका असली तो अगर अभी
स्ट्रगल के फेज में है, तो आपकी रियल टेस्टिंग अभी ही है कि जब धाराएं प्रतिकूल हैं तब आपके कौशल का टेस्टिंग होगा। बहुत तगड़ा मैसेज किया है। चलिए भाई साहब, जो है ये ओम शुक्ला साहब हैं जो यूपीएससी आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। कुछ महीनों बाद इनकी बढ़िया से ज्वाइनिंग होने वाली है। तो ज्वाइनिंग के बाद तो चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, कई लोगों के हमने इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या प्रोसेस रहता है वो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी आपके मन में अगर कोई बढ़िया सा प्रश्न आता है या कोई उत्सुकता जागती है तो आप कमेंट में बढ़िया से चेप सकते हैं। हम साहब से पूछ कर या हमारे पास पहले से जानकारी होगी तो हम उसका त्वरित उत्तर देने का भरसक प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए और बहुत बढ़िया तो डिटेल में चीज़ों को बताया, और यही लोग जानना चाहते हैं। नहीं, आपका ये, मैं तो आपसे जुड़ा हुआ हूँ बहुत पहले से। बहुत ही अच्छा आपका इनिशिएटिव स्टैटिस्टिक्स फील्ड में है और सब जानते हैं आपको, सब जानते हैं कि जनहित में जारी। एक बार सब्सक्राइब करने के लिए अरे जिसने नहीं किया है आप मिस कर रहे हो, आपको सब्सक्राइब, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म तो है, देखिए जिसको हमें स्टैटिस्टिक्स के अगर आप हो तो एक प्लेटफॉर्म तो है जिसको बहुत बड़ा बनाना है, तो यही है जी। तो आप सब्सक्राइब करिए, इसको जितना बड़ा बनाएंगे उतना जानकारी आपको ही मिलेगी। बस यही बिना सब्सक्राइब किए आप बंद मत करिएगा। चलिए धन्यवाद।